जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये क्लास में हम लोग समझेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहली बात होता है अम्ल की। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो जिनका स्वाद खट्टा होता है ना। यानी कि ये केवल खट्टा स्वाद से ही हमें पता नहीं कर पाएंगे, इसे बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से समझेंगे अम्ल के बारे में? तो अम्ल के प्रमुख गुण जो होता है, अम्ल के जो प्रमुख गुण होंगे वो क्या होंगे? तो बोलेंगे स्वाद खट्टे होते हैं, यानी कि स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देगा। याद रखेंगे, ये रिवीजन वाला क्लास होगी, तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे अम्ल जैसा होता है, अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल को जैसे ही हम लोग लिटमस पेपर जानते होंगे, ये जिसे लाइकेन का एक पौधा होता है उसे लिचेन भी कहते हैं। तो उस पौधे से क्या करते हैं? उस पौधे से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं, है ना। और लिटमस पेपर में यदि हम लोग नीले लिटमस, यदि नीला लिटमस पेपर है और नीले लिटमस पेपर पर यदि अम्ल के कुछ बूंद डाल दें तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल कर देगा। यानी कि नीले को यदि लाल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह प्रकृति कैसी होगी? उसकी अम्लीय प्रकृति की होगी। कैसे होगी? अम्लीय प्रकृति की। अब याद रखेंगे, जब जलीय विलयन में यदि हम डालेंगे जल में, यानी कि कहें कि कोई भी अम्ल को, जैसे हम HCl लेते हैं, HCl को जैसे ही हम जल में डाल देंगे, ठीक है ना, जल में जैसे ही डालेंगे तो यहां से क्या करेगा? ये यहां से यहाँ H+ आयन उत्पन्न करेगा। यहां से क्या करेगा? H+ आयन उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या करेगा? H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, धातु से क्रिया कर कर यह ऐसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई धातु है सोडियम, इसके साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया। याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होते हैं, जिसमें से इसका यदि पीएच मान की बात करें, पीएच यहाँ पे किसको कहते हैं? पीएच कहते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हम जानेंगे तो पोजीशन यानी कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है, हाइड्रोजन एक पीएच स्केल होता है, जिसमें क्या करा जाता है? इसमें देखा जाता है कि अम्ल कितना है, क्षार कितना है। ये पीएच स्केल में जो मात्रा गिनती होता है, 1 2 3 करके ऐसे ही चले जाएंगे तो ये टोटल 14 तक होता है, ठीक है। और यदि हम लोग मध्य में हैं, बीच में हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे उदासीन है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वो क्षारक होते जाएगा, और जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे वो अम्ल होते जाएगा। तो याद रखेंगे, जितना हम नीचे की ओर, यानी कि जैसे 7 से कम हुआ तो 7 से कम हुआ तो H+ आयन ज्यादा होता है। यानी कि यदि बात करें तो इस प्रकार से यदि हम एक डायग्राम खींचें तो इस प्रकार से खींचाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? OH- आयन की, और यहाँ पे H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? जैसे जैसे हम लोग 7 से कम आएंगे, H+ आयन की मात्रा, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे H+ कम है, और जैसे जैसे इधर आते हैं H+ आयन क्या होता है? बढ़ते जा रहा है। तो हम कहेंगे H+ आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और पीएच मान, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसका पीएच मान 1 होता है। थोड़ा और भी बातों को जानेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, और अमाशय के श्लेष्मा ग्रंथि जो होते हैं उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उससे प्रभावित होने वाले, यानी कि नुकसान होने से बचाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस रिएक्शन को यदि समझेंगे कि धातु के साथ यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से मुक्त होता है, इसके बारे में देखते हैं। यहां पे देखेंगे, चलें इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और प्लस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा गैस मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और इसी अनुसार से हम कहेंगे कि यहाँ पे यदि हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब भी कभी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल की, जब भी कभी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे H+ आयन उत्पन्न करता है। याद रखेंगे, H+ आयन उत्पन्न करता है। अभी तथ्य यानी फैक्ट की बात करें तो बोला है कि शब्द की उत्पत्ति, यानी कि ये जो शब्द की बात करें, ये अम्ल की, एसिड की, है ना, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है? तो बोलेंगे यह लैटिन शब्द है ना, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, यानी कि एसिड्स की बात करें तो एसिड्स का अर्थ होता है क्या? खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। और इनका पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कितना होता है? 7 से
कम होता है। ठीक है, और इसका यदि प्रबल की बात करें, प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र जो होता है H2SO4, H2SO4 याद रखेंगे। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया कि प्राकृतिक स्रोत जो है कहाँ कहाँ से हम लोग अम्ल प्राप्त कर पाते हैं और किसमें कैसा अम्ल होता है उसे भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। उसी तरह जैसे इमली और अंगूर में बात करें तो टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है और सिट्रिक अम्ल दोनों ही, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल दोनों ही होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि दूध या फिर दही में, यानी खट्टे दही में भी बात करें तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है। चींटी के डंक में बात करें तो मिथेनोइक अम्ल, या फिर इसे हम लोग दूसरे कॉमन नेम यदि बात करें तो इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे नोट करते जाएंगे ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसे पढ़ भी पाएँ, और नहीं तो PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। क्षारक की बात करें, क्षारक जिसे हम लोग इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल में क्या होता है, अम्ल में होता है नीला को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल, और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला, लाल को नीला। और अभी यहाँ पे जलीय विलयन की बात करें तो वहाँ पे जलीय विलयन यदि अम्ल में देखें तो अम्ल में और क्षारक में यहाँ अंतर देखेंगे तो अम्ल में क्या करता था, H+ आयन दे रहा था। अम्ल क्या दे रहा था, तो H+ आयन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, OH- आयन देगा। हमने बताया था स्केल के बारे में, स्केल कुछ इस प्रकार से था और यहाँ पे दिखाया था इस प्रकार से। तो ये से जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे OH- आयन की सांद्रता यहाँ से धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कहेंगे यहाँ क्षारकीय विलयन बन रहा है, यानी ये क्षारक हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि छूने पर साबुन है ना, और ऐसे बोला क्या, चिकने लगते हैं। जैसे कहे ना, छूने पर कैसे लगता है, साबुन जैसा चिकना। या फिर एक तरीके से बात करें, बेकिंग पाउडर को यदि छुए होंगे तो बिल्कुल साबुन की तरह लगा होगा। चलें आगे बढ़ेंगे। क्षारक जैसे कहेंगे अंतर क्या है, तो अंतर समझने के लिए बोलेंगे कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार यानी कि एल्काइल्स कहते हैं। अभी क्षारक और क्षार में अंतर समझना है। जो जल में घुलनशील होते हैं यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आगे हम लोग उदाहरण की ओर जाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये नाम को याद रखोगे, नाम एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH। फिर बोलेगा ना, तो पोटास की बात करें तो यहाँ पे बोलेगा KOH है ना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, KOH। सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है ना, जितने भी क्षार होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे है जैसे देखेंगे जठर रस। हमने बताया था जठर रस जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, HCl के नाम से जानते हैं। इनका pH मान अप्रॉक्स में मान के चला 1 से लेकर 1.5 के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग दिया है 1.2 दिया है। नींबू का रस जिसका pH मान दिया गया है 2.2। शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल है ना, अशुद्ध जल ही केवल 7 होता है। लेकिन याद रखेंगे हम लोग जो अपने आसपास के जो नजर आते हैं जो जल होता है ना, वो अशुद्ध जल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। बोला कि मानव रक्त कैसा होता है, क्षारकीय होता है ना, हल्का क्षारकीय होता है। इनका pH मान होता है 7.4। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक है, बोला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारकीय विलयन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारकीय विलयन है, इसका pH मान होता है 10।
अब बोलेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है जिनका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। इनका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया लिटमस पेपर है ना। अभी जस्ट हमने बताया कि लिटमस पेपर जो है ना लाइकेन यानी कि हम लोग लिचेन भी कहते हैं ना, कभी इसमें इंग्लिश से बदी देखेंगे तो लिचेन हो जाता है या फिर लाइकेन भी कह सकते हैं। लाइकेन के पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और ये इसका जो जैसे होता है ना कि ये नीला को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल है तो नीला को लाल करेगा और क्षार है तो लाल को नीला कर देगा, ठीक है। अब बोले नीला को लाल करेगा, क्लियर है। लेकिन ये क्या करता है? ये लाल भी कर सकता है और गुलाबी भी कर सकता है। वही क्षार में क्या कर देगा? पीला बना देगा। क्षार कैसा कर देगा? पीला कर देगा। वही यदि बात करें है ना, तो ये क्या करता है? संश्लेषित सूचक, ये भी क्या है? सिंथेटिक है, संश्लेषित सूचक है जो क्या करता है? एसिड जो कि रंगहीन होते हैं, और यानी कि ये क्या करता है? एसिड में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। और वहीं यदि क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। यदि हम कहें ना इसमें हल्दी भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हल्दी में भी यानी प्राकृतिक सूचक ही कहलाता है। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से देखें साधारण नमक को, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र यदि बात करें तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है, NaCl। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे सर इसमें यदि हम लोग सोडियम को यानी कि सोडियम धातु को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो NaCl का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का मुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे इसकी प्राप्ति होती है। महत्व क्या है? तो भोजन के प्रमुख घटक है। जब तक नमक नहीं मिलेगा हम लोग के खाने में तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, है ना। बोले कि रसायनों का जैसे कच्चा माल है, जैसे बेकिंग सोडा का, कास्टिक सोडा का, ये सभी रसायनों का एक कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग होता है। ऐतिहासिक के तौर पे यदि देखा जाए तो गांधी जी ने दांडी यात्रा भी इन्हीं नमक कानून को तोड़ने के लिए किए गए थे। चलें आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले यौगिक होते हैं ये सभी नाम याद रख लेना है। जैसे पहला है धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। Na2 एक बार लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, Na2CO3 10H2O, ठीक है ना। और उसी के इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब आगे बढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग होता है कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज का उद्योग में, ठीक है ना। यानी साफ सफाई जैसे होता है ना, तो इसके धावन सोडा का उपयोग इसी सभी जगह पे किया जाता है। जैसे कांच बनाने के लिए करते हैं, साबुन बनाने के लिए करते हैं, और इसके साथ साथ कागज का उद्योग बनाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है। किसका? धावन सोडा का। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र एक बार फिर से Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलें आगे बोला है कि जल की स्थायी कठोरता को भी दूर करने के काम करते हैं। अब जल की स्थायी कठोरता दूर करना मतलब क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब है कि बहुत दिनों से पानी क्या है, मान लेते हैं कुआं है और कुएं से पानी बहुत दिनों से नहीं निकाला गया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। स्थायी मतलब कठोर, पानी क्या होता है? कठोर हो जाता है ना। तो इस स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें धावन सोडा को डाल देते हैं। जैसे ही धावन सोडा को डालेंगे ये रिएक्शन करके पूरी तरीके से ये खत्म कर देगा, स्थायी कठोरता को खत्म कर देगा और हम लोग का ये पानी शुद्ध के रूप में यानी प्योर हो जाएगा, है ना। बोला है कि घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, यानी कि घरों में जैसे फ्लोर गंदे हो जाते हैं तो उनकी साफ सफाई के लिए भी करते हैं। यदि हम इसे अपने हाथों में लेकर ऐसे करके थोड़ा सा रगड़े, पानी लेकर हाथों में वो धावन सोडा लेकर और उसमें पानी लेकर थोड़ा सा रगड़ें तो एकदम जैसे जैसे साबुन कैसे फैन करता है यानी झाग उत्पन्न करता है वैसे करेगा। बेकिंग सोडा भी वही काम करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक यानी बेकिंग सोडा की बात करें तो इसे हम लोग खाने का सोडा भी कह देते हैं, ठीक है ना। आगे बोलेंगे NaHCO3, इनका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। अब बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उपयोग रसोई घर में होता है, खाना पकाने के लिए, खाना को खस्ता बनाने के लिए, है ना, पकोड़े वकोड़े जो बनाते हैं उसके लिए करते हैं। याद रखेंगे इसका उपयोग हम लोग प्रबल क्षारकी के रूप में भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा पेट में अम्लता फैल रहा है, जैसे बोलते हैं ना डकार आ रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग एंटासिड के रूप में एक दवाई आता है जो इसी का मिश्रण होते हैं, NaHCO3। ठीक है। अब उसके बाद है कि अग्निशामक यंत्र में भी इसी का उपयोग होता है। ठीक है। तो चलें आगे बढ़ेंगे। अगला है कि व्यंजक चूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यंजक चूर्ण, इससे प्रश्न आता है। तो व्यंजक, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, या फिर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे CaCl2, क्या हो जाएगा, CaCl2। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग बोलेंगे कि रोगाणु मुक्त करने के लिए करते हैं। एक तरीके से बात करें, जैसे स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कर रहे थे ना बेकिंग सोडा का, सॉरी व्यंजक चूर्ण का, है ना, तो व्यंजक चूर्ण का भी यहाँ पे उपयोग करेंगे। और नहीं तो हम चाहें तो इसका भी उपयोग, धावन सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, धावन सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये होगा पानी को साफ करने के लिए, यानी रोग मुक्त करने के, या फिर रोगाणु मुक्त करने के लिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कीटाणु उटाणु जो इसमें पनपने लगे हैं, तो इसको मारने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर लेंगे, व्यंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। बोला है कि कपड़ा उद्योग में व्यंजक चूर्ण का भी उपयोग किया जाता है, या फिर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। ये जो तीसरा वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना, व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखेंगे इससे भी प्रश्न आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, जैसे हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब बोला कि इसमें जो उपयोग होता है, बोला कि डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर प्लास्टर लगाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। खिलौने और सजावटी सामान को बनाने के लिए करते हैं। बोला कि सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। याद रखेंगे कि बहुत, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करता था, वहाँ पे चिकनाई बनाने के लिए, या फिर स्नानागार बनाने के लिए, या फिर जैसे नाले बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किए जाते थे। आगे बढ़ेंगे। बोले कि रॉयल वाटर, बोला है कि यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में जब मिला देते हैं तो इसमें रॉयल वाटर कहते हैं, या फिर हम इसे दूसरे भाषा में यदि कहें तो इसे क्या कहते हैं, क्या पाओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के जो विलयन होता है 3:1 के अनुपात में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारिजिया। इसे क्या कहते हैं, एक्वारिजिया कहते हैं। ठीक है। तो इसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है रॉयल वाटर। ठीक है। अब इसी एक्वारिजिया को जब हम दो धातु जैसे सोना और प्लेटिनम, है ना, यानी कि ये सोना और प्लेटिनम पे जैसे नॉर्मली पिघलता नहीं है, और यदि हम इस एक्वारिजिया को डालेंगे तो हम इसको पिघला सकते हैं। ठीक है ना। तो वही कहता है कि विशेषता इसमें क्या होती है, तो यह अकेले किसी भी अम्ल से अधिक शक्तिशाली धातु जैसे सोना तथा प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को पिघला नहीं सकता है, लेकिन ये दोनों को मिलाएंगे, यदि 3:1 के अनुपात मिलाएंगे तो ये एक्वारिजिया बनेगा, जिससे ये आसानी से पिघला सकता है। ठीक है। यहाँ पे अनुपात देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात 3 और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है वो कितना है, 1 है। आगे बोला है कि चींटी के डंक, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं चींटी के डंक, इसमें बोला है कि मिथेनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है, जिसे उपचार के लिए हम लोग इसमें बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा उसका क्षारक के रूप में काम करेगा। दांत क्षय भी होता है, मुंह में pH मान 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल का क्षरण होने लगता है, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, क्षरण होने लगता है, खराब होने लगता है, जिससे दांतों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और अम्लीय वर्षा जो होती है, तो अम्लीय वर्षा की वजह से देख रहे हैं फ्लोर जो होता है या फिर बड़े चट्टान जो होते हैं इस प्रकार से क्षरित होने लगता है, खराब होने लगता है। यहाँ तक कि जो ताजमहल का है ना, आगरा का ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे अभी क्षयित होना शुरू हो गया है, जो कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। तो वो क्षयित हो रहा है, उनके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बातें की है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतना ज़्यादा हम लोग के जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सारे कुछ खराब होंगे। तो वही कहता है कि अम्ल से वर्षा जल का पीएच मान 5.6 ऐसे कम होने पर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलने के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। यानी बात करें हम लोग के यहाँ पे जैसे ज़मीन है, ठीक है ना, अब ज़मीन से भाप बनकर ये पानी उड़ते रहते हैं हमेशा, और हम लोग क्या करते हैं अपने बाइक, घर के और कल कारखाने, इससे क्या होता है बहुत सारे धुआं उत्पन्न करते रहते हैं। अब ये धुआं जाके किस करता क्या करता है, वायु के साथ जो जल के जो कण है उनके साथ मिल जाते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस जाके पानी के साथ मिलने शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं जाके अम्ल बनाते हैं। और वही वाला जब वर्षा के रूप में होता है तो जिससे हम लोग पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसका नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।